यहाँ पर कुछ गहरे बैंगनी रंग के फूल खिले हुए हैं और केसरिया रंग के फूल। बहुत धीमी धीमी हवा चल रही है, तो वे धीमे धीमे हिल रहे हैं। बस कहे तो कप रहे हैं। पेड़ की एक डाल में बहुत कम पत्तियां हैं और उस पर एक चिड़िया भी आकर के बैठी थी। अभी थोड़ी देर ही हुआ उड़ी है। पंछियों का कलरव गूंजने लगा। बड़ी ताजी सी खुशबू है। शायद वो बहुत सारे फूलों के मिले जुले गंध से बन के आई है। बर्फ बिल्कुल जमी हुई है पहाड़ों पर मौसम उतना ठंडा नहीं है जितना कल था। अमरूद की टहनी के सबसे ऊपर का जो पत्ता है वो लाल रंग का है। गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग का। ध्यान की विधा को सीखने में जो प्रमुख रूप से प्रयोग किए गए, बस ऐसे ही प्रारंभिक तल पर समझने समझाने के लिए, उसमें आर्चरी, धनुर्विद्या प्रमुख रूप से इस्तेमाल में लाई जाती रही। खास करके चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, इन क्षेत्रों में जहां पर ज़ेन का प्रभाव रहा। पश्चिम से एक व्यक्ति, हैरी गिल नाम का, वो ध्यान की इस विधा से ध्यान सीखने के लिए वहां गया। एक जैन मठ में जाकर के वो ठहरा, निवेदन किया कि वो उसने सीखना है। और वो पहले से भी धनुर्धर था, उसको पहले से भी धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। वहां जाने पे जो उसका गुरु था, उसने कहा कि पूरे अपने होशो हवास में कमान यानी धनुष को हाथ में लो और निशाना साधो। निशाना साधने की फिक्र न करो, निशाना सधे न सधे वह बात गौण है। तुम्हारे हाथ से वह जो प्रत्यंचा है, जहां से तीर पकड़ा गया है, वहां से बिना तुम्हारे छोड़े तीर छूटे। वह पश्चिम का व्यक्ति था, उसने निशानेबाजी में महारत हासिल की हुई थी। उसने तो सोचा था कि 10-5 दिन की बात है, जो भी इसका थोड़ा बहुत रहस्य होगा वो मैं समझ जाऊंगा और सीख करके आ जाऊंगा। महीने भर का हो सकता है वो मौका लेके आया हो। लेकिन यहाँ पर उससे कहा गया कि वह जब
तीर छूटता है धनुष से, वह जो क्षण है वह तुम्हारे द्वारा न किया जाए, अपने आप छूटे। और यही क्रक्स है धनुर्विद्या का, यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से ध्यान सीखा जाता है कि तीर अपने आप छूटे, उसमें कोई हमारी भूमिका न हो। तीर लगे न लगे, तीर का संधान करना, तीर का जाकर के निशाने को भेद देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तीर जब अंगूठे और उंगली से छूटे तो उस समय अपनी भूमिका को समेट लेना, बिना अपनी भूमिका के तीर छूटे, यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है धनुर्विद्या का। वह रोज अभ्यास करता रहा, हर बार गुरु खारिज कर देता, वो पकड़ लेता कि नहीं, तीर तुमने छोड़ा है, तीर छूटा नहीं है, तीर को छोड़ने का तुमने यत्न किया है, बड़ा ही कोमल यत्न किया है, विचार के तल पर ही हुआ है, पर हुआ है। विचार ने संकेत दिया है अंगूठे को कि अब छूटो, अब छोड़ दो तीर। वह कई महीने तक इसका अभ्यास करता रहा कि बिना विचार के कैसे तीर छूट जाएगा, सब करना भी है और तीर बिना विचार के छोड़ देना है। जापान में बांस का बहुत प्रयोग होता है, खास करके उन आश्रमों में जहां पर ध्यान की विधा सिखाई जाती है। तो बांस को लेकर के भी थोड़ा उसने समझाने की कोशिश की कि जैसे बांस के ऊपर बर्फ पड़ती है तो बर्फ धीरे धीरे लदती जाती है बांस के ऊपर, और बांस झुकता जाता है, झुकता जाता है, झुकता जाता है। बांस अपनी तरफ से बर्फ को छोड़ने की कोई कोशिश नहीं करता, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अपने आप बांस के ऊपर से, उसकी पत्तियों, उसके झुरमुट के ऊपर से बर्फ सरक करके नीचे गिर जाती है। वह सिर्फ झुकता जाता है, झुकता जाता है, उसके भार से ही झुकता जाता है और सरक जाती है। उसने इससे भी सिखाने की कोशिश की कि प्रत्यंचा तुम खींचे रहो, अपने आप एक समय आएगा कि हाथ से तीर छूट जाएगा बिना तुम्हारे कुछ किए। लेकिन वह कुछ भी कहता, उसमें उसका प्रयत्न आ जाता, उसका प्रयास आ जाता। हम सब लोग तो ऐसे ही करते हैं ना कि जब हम असंभव प्रश्न उठाते हैं तो कनखी से बैठ करके वहां पर देखते रहते हैं कि कुछ हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। हमने यह सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो कोणों की सभी संरचना से मुक्त है, साथ ही इस मैं के कोण से मुक्त है, और जिस धरातल पर यह सारे कोण बन रहे हैं उस धरातल, उस आकाश से भी मुक्त है। क्या ऐसा कोई जीना है? तो पीछे कहीं छुप करके बैठ जाते हैं। यहां पर छुप के बैठने से काम नहीं चलेगा। कहीं भी छुप के बैठ गए आप, पूरा बैठ गए। यहां कहीं भी आप छुप के बैठ नहीं सकते। तनिक भी क्या उत्तर आया उसकी अगर आपने प्रतीक्षा की, उसके लिए बचा लिया तो पूरा ही बच गए। या तो पूरा जाना है या तो पूरा बच जाना है, कोई बीच का यहाँ रास्ता नहीं निकल सकता। बड़ी कोशिश की उसने, नहीं ऐसा कुछ हो पा रहा है। तो वह वहां से थोड़ी फुर्सत लेकर के एकांत में चला गया समुद्र के किनारे। वहां जाकर के वो साधने लगा। साधते साधते धीरे धीरे उसने तरकीब निकाली कि बड़े ही कोमलता से, बड़े धीरे से छोड़ देना। और वो धीरे धीरे 4-6-10 दिन में लौट करके आया और उसने कहा कि मैं दिखाना चाहता हूं, आप एक बार परीक्षा ले लीजिए मेरी। वो जो फकीर था कहा ठीक है। उसने देखा और पाया कि एकदम तीर सटीक छूटा है।
लेकिन उसने तुरंत पकड़ ली बात। कहा कि भले यह तीर से बिना छोड़ा गया है, लग रहा है ऐसा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तुम्हें देख करके ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कीमिया का प्रवेश हुआ। क्योंकि तीर छोड़ने की बात थोड़ी, बात तो असल भीतर के रूपांतरण की है कि जब तक भीतर रूपांतरण नहीं घट जाता तब तक तीर ठीक से छूटेगा ही नहीं। जब तक यह कला आ ही नहीं जाती कि बिना मैं की कोई कृत्य कैसे होता है, बिना मेरी भूमिका की कोई कृत्य कैसे जीवन में जगह लेता है, उसको उस कीमिया को जीवन में उतार ही नहीं दिया जाता, तब तक यह संभव ही नहीं है कि तीर का संधान हो सके जैसा अपेक्षित है। उसने कहा एक बार फिर, वंस मोर। दूसरी बार जब उसने निशाना लगाया, उसने कह लिया कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने धीरे धीरे इतनी बारीकी से तीर छोड़ना सीख लिया जो कि भौतिक रूप से पकड़ने में भी कोई सफल नहीं हो सकता। वह जो सीखने के लिए आया था, उसने जाकर के इसके पहले अपने गुरु की परीक्षा भी की थी। वह देखता था कि जब गुरु तीर छोड़ता है तो कहीं से भी छोड़ने वाला कोई नहीं होता है। उसने जाकर के चेक भी किया था, उसके कंधे वगैरह भी टटोल लिए थे, क्योंकि कंधे की मांसपेशियों में, कलाई की मांसपेशियों में तनिक भी तनाव नहीं होता था। वह तो कुछ करता ही नहीं था और उसके हाथ से तीर छूटता था। और वैसा ही उसने चूंकि टटोला हुआ था, उसके जाकर के कंधे देख लिए थे जब वो तीर छोड़ता था, जाकर उसके हाथ टटोल लिया था, उसके पीठ टटोल ली थी, कहीं से मांसपेशियों में कोई कसाव नहीं था, कोई तनाव नहीं था। तो उसने धीरे 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 बिना मांसपेशियों को कसे, बिना कोई तनाव शरीर पर लाए, वह कला सीख ली धीरे से छोड़ देने की। इतने इतने कोमल तरीके से, इतनी सहजता से छोड़ देने की कला सीख ली कि उसको पकड़ पाना ही मुश्किल था, पर उसने पकड़ लिया। क्योंकि बात कुछ और थी, वह नाराज हो गया उससे। नाराज होने का मतलब है, सबसे बड़ी जो नाराजगी है वह है पीठ कर लेना। इससे बड़ी कोई नाराजगी नहीं है। और उन क्षेत्रों में जहां ज़हन है, यह बहुत बड़ा अपमान है। यदि गुरु पीठ कर ले जाए किसी शिष्य के प्रति, तो इससे बड़ा अपमान नहीं है कोई, इससे बड़ी कोई क्षति नहीं है। उसने हाथ से उसके धनुष ले लिया, तीर ले लिया और पीठ करके उसकी तरफ बैठ गया। अब लाख इस व्यक्ति ने उसको मनाया, कहा कि ना, तुमने छेड़छाड़ की है। जो सिखाने की बात हुई थी उसके बजाय तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। पर उसने कहा नहीं, मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की है। यह मेरी समझ और आप जो सिखा रहे हैं उसका फर्क है। मैं पश्चिम से आया हूं और पूर्व में यहाँ पर जो बात है उसमें अंतर है। पश्चिम में बहुत ही प्रबल रूप से यह बात हमारे अंदर डाली गई है कि मैं ही जो करूंगा सो करूंगा, बिना मेरे कुछ हो ही नहीं सकता है। जो आधुनिक तथाकथित बुद्धि है, हम सब लोग की पाश्चात्य बुद्धि ही हो गई। पूरब तो हमारे भीतर से खो ही गया है, पूरब तो डूब ही गया है, पश्चिम उग गया है। तो जैसे पूरा, हम लोग कहते हैं ना एक कहावत कि सूरज पश्चिम से उगने लगा, हम सब लोगों के अंदर सूरज पश्चिम से उगने लगा है। हम सब लोग यह समझते हैं कि जीवन के कर्ता धर्ता हम हैं, यह पश्चिम से उगा हुआ सूरज है। जो पूरब में सूरज उगता है वह कीमिया तो डूब ही गई है। अब तो हम पूरब में सूरज को डुबाते हैं, अपने आप होने को कहते हैं ये तो पूरब में सूरज डूबने वाली बात है, ऐसी समझ में आती है। उसने समझाया, कहा कि देखिए, मुझे यह बात पकड़ में नहीं आती है कि बिना मेरे किए कैसे हो सकता है। मैं अपने करने को बड़ा ही पारदर्शी बना लूं, ऐसा बना लूं कि
पकड़ में न आए, लेकिन बिना मेरे किए हो सकता है तीर छूट सकता है, यह बात समझ में नहीं आती मेरी। फिर से बहुत मनाने पर, बहुत समझाने पर वो तैयार हुआ और फिर लंबे समय उसके साथ रहा। तो किसी घड़ी में, क्षण में वह कीमिया समझ में आई। वह घंटों तीर पर धनुष पर तीर साध करके और निशाना लगाए रहता था, और कहीं किसी घड़ी में अचानक तीर छूट गया। वह जो इतनी साधना करने की वहां पर जरूरत पड़ती है कि ऐसे मोमेंट में जब आप कुछ न, आपकी सारी भूमिका सिमट जाए, जिसके लिए वर्षों वर्षों यत्न करना पड़ता है, जिसके लिए इतना जद्दोजहद करनी पड़ती है, वह हम असंभव प्रश्न की कीमिया से कर जाते, बहुत सरलता से संभव है यदि आप प्रेम से सुने, यदि हम एक दूसरे को बस हृदय पूर्वक सुन ले, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को सुनता है, या जैसे प्रेमिका प्रेमी को सुनती है, या जैसे आत्मीय मित्र अपने आत्मीय मित्र को सुनता है, ऐसे ही बस अगर प्यार से सुन ले, बात पूरी हो गई। क्या इसमें है? कौन सी इसमें कठिनाई है? सवाल उठाना, सवाल की पूरी भूमिका में ही यह बात है कि हमारी भूमिका कुछ भी नहीं हो। ऐसा, यह इस पूरा प्रश्न का विधान ही ऐसा है कि हम अपनी भूमिका उसमें कुछ ले ही नहीं जा सकते। हम जब यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा कोई जीवन है जो इस मानसिक धरातल और इस पर जो यह आकाश है मन पर, इससे मुक्त है, इससे न्यारा है, और इन आकाश पर बने सारे कोणों से भी मुक्ति है उसमें। आकाश और जमीन से ही मुक्ति हो गई तो उस पर बनने वाले सारे कोणों से मुक्ति हो गई। यह प्रश्न भी कोण नहीं बन सकता कि आप इस प्रश्न को कोण बना करके बैठ जाए, प्रतीक्षा करें। इतना भी नहीं हो सकता, इतनी भी गुंजाइश नहीं है। तीर सध गया, हाथ से तीर छूट गया, बिना छोड़ने वाले के छूट गया। इस असंभव प्रश्न को यदि सम्यक रूप से जगह मिल गई, ध्यान सध गया, कीमिया सध गई, और ऐसा शुभ है यह कि हम सब लोगों को कहीं न कहीं यह कीमिया सधनी शुरू हो गई है। हाथ बैठने लगा है, वह हमारे सारी जो जुगत थी करने वाले की, वह गिरनी शुरू हो गई है। हम लोग दृष्टिकोण से थोड़ा सा, यद्यपि उस चीज को हमने भली भांति समझ लिया है, देख लिया है, पर फिर भी थोड़ा सा इस चीज को और दृष्टिकोण के संदर्भ में लेकर के समझ लें, जिसको लेकर के यह छोटी सी झीन कहानी भी आई है कि दृष्टिकोण से कैसे दृष्टाकोण निर्मित हो जाता है, वह समझ लें। हमारे जो दृष्टिकोण है, यही हमको निर्मित करते हैं, इन्हीं से हमारा निर्माण हुआ है। आप देखें, आप रास्ते से जा रहे हैं और कहीं पर कोई दुर्घटना घट गई, आप देखते हैं कि एक व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में और सड़क पर गिरा हुआ है, उसे चोट लग गई है, खून बह रहा है, लेकिन वह सिर पर जालीदार टोपी लगाए हुए है, पजामा पहने हुए है, कुर्ता पहने हुए है, मूछें मुड़ी हुई है, दाढ़ी मुड़ी हुई है। एक दूसरा व्यक्ति आता है, वह भी दुर्घटना को देखता है, जिसमें वह जैसे आप देखें वैसे तथ्य कि वहां से दुर्घटना हुई, लेकिन एक नहीं। अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान घायल हुआ है, यह देख।
ज्यादा संभावना है कि मुसलमान घायल हुआ है, यह देखेंगे। और अगर आप किसी दंगे के शिकार रहे हैं तो हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, अंदर से आए कि मर जाने दें इसको, इस नस्ल को ही खत्म हो जाने दें। और अगर आप मुसलमान हैं तो तत्क्षण आप उसको उठा करके लेकर के जाएंगे, उसको अस्पताल में भर्ती करवाएंगे। और अगर नहीं भी करते हैं तो कम से कम अंदर यह ख्याल तो आ ही गया ना कि वह मुसलमान घायल हुआ है, मुसलमान घायल हुआ है। मुसलमान सब, मुसलमान की धारणा कभी घायल होती है, हिंदू की धारणा कभी घायल होती है, पर हमारे अंदर वह मुसलमान को देखने का दृष्टिकोण दृष्टाकोण बन गया। अब हम हिंदू की दृष्टि से देखते हैं, अब हम हिंदू हो गए, अब दृष्टिकोण नहीं बचा, अब दृष्टिकोण ही हम हो गए। और ऐसे ही बहुत सारे दृष्टिकोणों का मिला जुला हम है, वही सारे दृष्टिकोण सतत एक दृष्टाकोण का निर्माण करते चले जाते हैं। आप देखें, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, वे चोट खा जाती हैं। और तथ्य, लेकिन इतने अलग अलग स्वरूप हैं, उसकी इतनी, उसके माध्यम से इतने अलग अलग दृष्टाकोण बने हुए हैं कि जरूरी एक एक तथ्य घट रहा हो और वही बात समझ में आ रही है। अब आप दास कार्ल की किताब और ले जा करके चौराहे पर उसको आप जलाइए, कोई हिंदू देखेगा, वो कहेगा कि कोई किताब जल रही है। अनपढ़ व्यक्ति देखेगा, कहेगा कि वही जो रद्दी की पैसे, रुपए 2 रुपए में जो किताबें मिलती हैं वो जल रही है। लेकिन अभी मार्क्सवादी देखेगा, वामपंथी देखेगा, तो उसके तो प्राण ही जल जाएंगे कि दास कैपिटल जलाई जा रही है, कार्ल मार्क्स की किताब जलाई जा रही है। यह तो घनघोर बुर्जुआवाद अभी भी विद्यमान है, उसके अंदर तो भयंकर विद्रोह पैदा हो जाएगा। और जबकि घटना घट रही है कि कुछ कागज के पन्ने जलाए जा रहे हैं, और कागज के पन्नों की कमी भी नहीं है। एक दास के बहुत सारी दास के बाजार उपलब्ध है, जितनी चाहे आप ले आए, लेकिन उसके साथ जो मान्यता, तथ्य तथ्य वो सबके लिए समान नहीं है। हिंदू मुसलमान आस्था के लिए वह तथ्य कुछ और है, और नास्तिक के लिए, मार्क्सवादी के लिए, वामपंथी के लिए, कम्युनिस्ट के लिए वह तथ्य बिल्कुल और है। साम्यवाद के अनुयायी के लिए वह तथ्य कुछ और है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हम सब लोगों के जीवन में न जाने कितने तथ्य हैं जो काम करते हैं, न जाने कैसे, न जाने ऐसे कितने दृष्टिकोण हैं जो दृष्टाकोण है, और वो ऐसा दृष्टाकोण बन गया है, इस तरीके से हमारे जीवन से जुड़ गया है कि हो सकता है कि दास को जलता हुआ देख करके कोई उस आग में कूद करके अपनी आहुति ही न दे दे, कि दास कैपिटल जलने का मतलब मुझे जला दो, मुझे मार दो, उस किताब के साथ मुझे भी नष्ट कर दो। तो इसका मतलब कि उस विचारधारा से गहरा, वह जो विचारधारा, उस विचारधारा ने पूरे जीवन को ही समेट करके रख दिया, पूरे जीवन को ही समेट लिया। दक्षिण भारत में कुछ राजनेताओं की आकस्मिक मृत्यु हुई, जयललिता की और करुणानिधि की। एक मुख्यमंत्री की विमान दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। पाया गया कि सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों? यह वो विचारधारा भी हो, उस विचारधारा ने, उस ख्याल ने, उस मन पर बनी हुई आसक्ति ने रूप ले लिया कि यह नहीं तो मैं भी नहीं। वो इतनी, वो संबंध इतना प्रगाढ़ हो गया कि यह नहीं तो इतना भी नहीं।
सम्मोहन होते हैं, इतने प्रगाढ़ नहीं होते हैं, पर सम्मोहन ऐसा, और सम्मोहन यह भी नहीं कि वह नहीं तो हम भी नहीं, वह जो हमें दिखाया है कि हम कितने बड़े भक्त हैं। लोग जाने वो इतने बड़े उनके भक्त थे कि उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। वह बात, वह सब ज्यादा बड़ा हो गया और उन्होंने जान दे दी। वह जो दृष्टिकोण था, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं क से प्रेम करता हूँ, ख से प्रेम करता हूँ, तो वह ख से प्रेम करने की, तथाकथित प्रेम करने की धारणा, वह दृष्टिकोण दृष्टाकोण बन गई। और ऐसे न जाने दृष्टाकोण हमारे अंदर बने हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा जीवन घूमता चला जाता है। वह जो नैसर्गिक रूप से पुष्पित पल्लवित होना चाहिए था, वह बस एक बंधे बनाए कोण, बनाए बंधे बनाए दृष्टाकोण के इर्द गिर्द पूरा काम खत्म होता जाता है। एक कहानी मुझे याद आती है राजा भोज के संदर्भ में। उनके दरबार में एक व्यक्ति था जिसने कहा, ऐसी सभा चल रही थी, उसने कहा कि वह कौन सा गड्ढा है जहां जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं लौट पाता है, जिसके बाद वापस लौटना संभव नहीं। राजा ने विमर्श फैलाया दरबार में, भोज ने, पर कोई इसका उत्तर नहीं दे सका कि जहां से लौटने का कोई उपाय नहीं। जो सबसे बड़े प्रधानमंत्री थे, उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उनसे पूछा गया, वो भी कोई उत्तर दे नहीं पाए। राजा थोड़ा रुष्ट हो गया। उसने कहा कि आप जाएं, एक हफ्ते के अंदर इसका उत्तर लेकर के आए, अन्यथा आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और आपका देश निकाला हो जाएगा। थोड़ा नाराज हो गया। अब वो प्रधानमंत्री गए बाहर, बहुत दिमाग लगाया, बहुत किताबें पढ़ी। प्रधानमंत्री वगैरह की तो यही सब काम ही होता है कि वो पीछे देखें आगे चले, पीछे देखें आगे चले, पीछे कैसे हुआ है समझे और आगे चले, कोई विवेक तो होता नहीं। तो वही उनकी दशा थी। 6 दिन बीत गए, उन्होंने समझ लिया कि अब देश निकाला हो गया, तो ऐसे ही घूमने निकले, अपना नगर के बाहर चले गए। देखा चरवाहा अपनी भेड़ें चर, बड़े दुखी जाकर के वहीं बैठे थे पेड़ के। चरवाहा ने उनको अकेला देखा तो ऐसे ही घूमते हुए आ गया उनके पास, पूछा कि महाशय आप बड़े दुखी जान पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा भाई तुम अपना काम करो, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं। पर उसने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, पर इतना तो मैं देख सकता हूं कि आप बड़े व्यथित, बड़े दुखी हैं, शोक संतप्त है। क्या बात है, कुछ बताएं, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। उन्होंने कहा कि भाई तुम मदद वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा सिर मत खाओ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, मुझे अकेला। उसने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, मैं जा रहा हूं। पर कभी कभी जो चीज बड़े से विद्वान नहीं कर पाते हैं, बड़े से समझदार नहीं कर पाते हैं, वो मैंने कर दिखाई। जब ऐसा उसने कहा तो उनको थोड़ी सी उत्सुकता हुई। कहा कि अच्छा, तो ऐसी बात है, बताओ क्या करूं? वह कौन सा गड्ढा है जिसमें जाने के बाद कभी कोई लौट करके नहीं आ सकता? उसने कहा कि ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वह सब मेरे पास एक पारस पत्थर है। अब तो देश निकाला आपका तय है, आप एक काम करिए कि ये उत्तर वगैरह की तलाश छोड़ दीजिए, वो तो देना लेना
कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से लौट के जाते भी उत्तर मिलने के बाद, तो वहां पर दरबार ही रहते एक, या मेरे पास पारस पत्थर है, आप इसको लेके जाइए और जा करके कहीं भी जाइए, वहां पर इस साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य आप खड़ा कर सकते हैं, खुद आप कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, दे दो, मुझे क्या करना होगा इसके लिए। उसने कहा कि आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। अब चरवाहे का, गडरिये का शिष्य बनना, पर पारस पत्थर की बात है, ठीक है, मैं तुम्हारा शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। पहले तो बड़ा मन उनका बिदका कि एक चरवाहे का, भेड़ चराने वाले का मैं राज्य का प्रधानमंत्री और इसका चेला बन जाऊं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण करता हूं। कहा ऐसे नहीं ग्रहण होगा, और भेड़ का दूध पीना होगा, बकरी का दूध पीना होगा। अब वो बकरी का दूध पीना, उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। थोड़ा मन मसोसा नानुकर से की, पर कहा फिर सोच लो आप। कहा ठीक है, लाओ मैं पी लेता हूं। फिर उसने कहा कि नहीं, ऐसे दूध नहीं पीना होगा, दूध मैं जूठा करके दूंगा, मेरा जूठा दूध पीना होगा। फिर मन बिदका, अरे गड़रिए की जूठा दूध मैं पीऊंगा बकरी का। पर फिर सोचा कि चलो ठीक है, एक बार पारस पत्थर हाथ लग गया, कौन देख रहा है यहाँ, कौन जान रहा है यहाँ कि मैंने क्या किया है, कहाँ से ये पारस पत्थर पाया है। ऐसे ही तो होता है ना, कौन देख रहा है, लगे हाथ रिश्वत ले लेता हूँ, कौन देख रहा है, कुछ व्यभिचार कर लेता हूँ, और बाहर का अच्छा खासा जो तथाकथित समाज है उसमें तो मेरा वैभव होगा ना। ऐसे ही तो सारे पाप होते हैं। फिर उसने कहा नहीं, जूठा ही नहीं, इस दूध को मैं एक इंसान की खोपड़ी में दुह करके जूठा करके दूंगा, तब आप। कहे कि अरे भाई तुम कहते क्या जा रहे हो। कहा नहीं नहीं, तो मैं कह रहा हूं तभी मैं दूंगा पारस पत्थर। उन्होंने कहा ठीक है, दे दो। फिर उसने, नहीं, खोपड़ी में ही नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा बकरी का मूत्र भी मिलाऊंगा, वो पीना पड़ेगा, तब जाके मैं तुम्हें पारस पत्थर दूंगा। अब वह कहे कि भाई तुमको जो भी करना हो करो, मुझे पारस पत्थर दे दो, जैसे तुम कहोगे वही मैं करता चला जाऊंगा। मुझे बार बार और आगे बढ़ करके मत कहो, जैसा कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, मुझे पारस पत्थर दे दो। उस गडेरिये ने कहा कि यही गड्ढा है जिसमें जाने के बाद कोई लौटता नहीं। लोभ यही गड्ढा है जिसमें एक बार प्रवेश करने के बाद लौटने का उपाय नहीं। हम सब जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, ऐसे ही नहीं फंसे हैं। मैं लंबे समय तक लोगों को देखता रहा, एक विभाग में रहा, पुलिस में। तो जिस जगह पर मैं था वहां पर सब तरीके के लोग आते जाते थे, वो प्रदेश का मुख्यालय था। तो मैं देखता था कि चाहे वो छोटे पद पे हो, कांस्टेबल के पद पर हो, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, जब वो रिक्रूट होकर के आते थे, उनके अंदर एक तेज होता था, एक धार होती थी। लेकिन वह धार साल भर फील्ड में नौकरी करते करते थोड़ी मध्यम, फिर दूसरे साल देखता था तो उनके चेहरों पर झुर्रियां आ गई, आंखें जो है बुझ गई, तेज जो है मलिन पड़ गया। फिर 4 5 साल जाते जाते उनके चेहरे की हालत हो जाती है, जैसे कि आपने वो पुराना गंगा नोट नहीं देखा होगा जो 10 साल 20 साल 50 साल से लगातार चलता आ रहा है और हजारों लाखों हाथों से गुजरा है, तो सब हाथों की मैल उस पर चीकट सी हो जाती है, एकदम चीकट हो जाता है नोट। ऐसे ही उनके चेहरे हो जाते थे, सारा तेज, सारी चमक सब खत्म हो जाती है।
वह जो नोट लेते हैं उसकी छाया चेहरे पर छाती चली जाती है। तो जो आप करते हैं, जैसा मन होता है, जैसा दृष्टिकोण होता है, वैसे ही दृष्टाकोण होता चला जाता है। आप रुपये के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो आप रुपया हो जाएंगे। आप मान सम्मान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो वो ख्याली मान सम्मान हो जाएंगे। जीवन से जड़ें उखड़ जाएंगी। यह लॉ है, यह सनातन धर्म है, यह जीवन का धर्म है। ऐसा होने पे ऐसा हो जाएगा, इसमें किसी का दोष नहीं है। कोई ईश्वर नहीं ऊपर बैठा है जो आप कर्म करने दे। ऐसा दिन तो पागल ही हो जाएगा, सबके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखता। तो यह नियम है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वह शुरुआत में थोड़े थोड़े कपते हैं, थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक है इतना हो जाएगा, इसके बाद मजे से रहेंगे, मौज से रहेंगे, फिर तो और कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर और कोई बात नहीं, तो यत्न करके पढ़ाई में लगे हुए, नौकरी मिल गई तो फिर शादी, शादी बच्चे, बच्चे हुए तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनके बाप उनको पढ़ाए थे, अब वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फिर उनके बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जैसे ही इनके बाप बैठ करके पढ़ाने के बाद इनको टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, ये अपने को, उनके बच्चों को पढ़ाते हुए टुकुर टुकुर निहारेंगे, देखेंगे। यही काम चल रहा है। और बाल पे तो कहेंगे समाज कैसे चलेगा, समाज का सारा ठेका इन्होंने लेकर के रखा हुआ है, मतलब हम सब लोगों ने लेकर के रखा हुआ है। वही क्रम, वही सारे वाला क्रम जो हमारे अंदर स्थापित है, वही चलता चला जाता है। तो जैसे सिखा दिया गया वैसे चलते चले जाते हैं, वैसे होते चले जाते हैं। तो यह जो शुरुआत हो जाती है, एक बार आपने शुरुआत कर दी इन सारी चीजों की, इस तिलिस्मी जीवन में आपने प्रवेश कर दिया। हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास तिलिस्मी जीवन नहीं होता है, वह यह खाली जीवन, आभास जीवन, ये मानसिक बादल पर बन रहा बिगड़ रहा जीवन, ये सब ऐसे ही। तो इसके बाद फिर रुपया पैसा, मान सम्मान, नौकरी मिल गई तो और ऊंचा पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, समाज, ये सब बनाने में फिर उससे कोई बाहर नहीं आ पाता। ये हम लोगों के पास अस्तित्व की अशेष अनुकंपा है कि कुछ ऐसी कीमिया, कुछ ऐसा ढंग हम लोगों के पास उभर करके आया है जिसमें हम इससे बाहर हो जाते हैं। एक स्वामी अरुण सत्यार्थी की कविता इनके इसके संदर्भ में है, जो मैं साझा करूं आप सबकी अनुमति से। जो हम लोगों के हाथ में लगी है, जो कीमिया हम लोगों के हाथ में आई है, उसको यह ठीक से परिभाषित करती है। खुद ही मंजिल, खुद ही मंजिल, खुद ही राही, खुद राह हुए। खुद ही मंजिल, खुद ही राही और खुद राह हुए। खुद हुए कत्ल, खुद हुए कत्ल, खुद ही कातिल और खुद गवाह हुए। खुद हुए कत्ल, खुद ही कातिल और खुद गवाह हुए। हसरते दीदार यार की तिस्नगी ऐसी, हसरते दीदार यार की तिस्नगी ऐसी, नजर आवाज नजारा और खुद निगाह हुए। नजर आवाज नजारा और खुद निगाह हुई। हमें ऐसा ही है, हमारे सामने ऐसा ही कुछ जीवन उभर करके आया है कि हसरते दीदार, वह जो इस पार के, ये इस पूरी संरचना के पार की जो थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी संभावना, थोड़ा सा जो उसकी झलक आई है, उसमें कुछ अब ऐसा होता है कि खुद हुए कत्ल, मतलब खुद ही कातिल। हम अपना कत्ल, अपने को मिटाने के लिए खुद ही कातिल और खुद ही गवाह भी, सब कुछ एक साथ सिमट करके विसर्जित होता चला जा रहा है। एक और छोटी सी पुरानी कविता है, वो भी हमको
हमारे इस अन्वेषण को सत्यापित करती है। पूर्णांगिनी हूं मैं तुम्हारी, पूर्णांगिनी हूं मैं तुम्हारी, बसी तुम में लाली। पूर्णांगिनी हूं मैं तुम्हारी, बसी हूं तुम में लाली सी, मेहंदी के पात की। तुम लाली ढूंढते, अर्धांगिनी ढूंढते, पूर्णांगिनी हूं मैं तुम्हारी, बसी हूं तुम में लाली सी, मेहंदी के पात की। तुम लाली ढूंढते, तुम अर्धांगिनी ढूंढते। कितनी देहों में तुमने मेरे धोखे, मेरी छाया को अंग लगाया। कितनी देहों में तुमने मेरे धोखे, मेरी छाया को अंग लगाया। हाथ में गई मैं, आई बस हाड़ मास की देह। हाथ में आई, आई हाड़ मास की देह, करीने से छोपी हुई। कितनी आंखों में तुम मुझे तुम्हें निहारते देखती है। कितनी आंखों में तुम मुझे तुम्हें निहारते देख सिहरे। पगले वो मेरा अक्स था, पगले वो मेरा अक्स था। मैं तो खुद निहार रही थी तुमको तुम्हारी ही आंखों से। मैं तो खुद निहार रही तुमको तुम्हारी ही आंखों से। जिन होठों में तुमने रस समझा, जिन होठों में तुमने रस समझा, वह तो बस लाल पानी, मिट्टी का रस तो मैंने पूछा था तुम्हारे होठों से। रस तो मैंने पूछा था तुम्हारे होठों से। प्रिय तुम मेरे सपने से, प्रिय तुम मेरे सपने से मिलन के सपने बुनते हो। प्रिय तुम मेरे सपने से मिलन के सपने बुनते हो। मैं उतरी ही नहीं कभी सुहाग की सेज, मैं उतरी ही नहीं कभी सुहाग की सेज से। न तुम उतरे, न तुम उतरे। पूर्णांगिनी हूं मैं तुम्हारी, तुम अर्धांगिनी खोजते। पूर्णांगिनी हूं मैं तुम्हारी, तुम अर्धांगिनी खोजते। कविता मीठे ढंग से जो हमने खोया हुआ है, जो हम चूक गए हैं, जो हमारा अपना निज स्वभाव है, उसकी पुकार को साझा कर रही है। जो हम असल में है, जो हमारा निज स्वभाव है, उसको वह रेखांकित कर रही है कि मैं यहाँ आकर के अर्धांगिनी खोजता हूं, किसी का सहारा खोजता हूं। और जब असल जो है वो पूर्णांगिनी है, उसका अंग पूरा है, वो टूटा ही नहीं, वो बटा ही। जब टूटा ही नहीं है, बटा ही नहीं है, तो मेरे अर्धांगिनी खोजने की सारी खोज व्यर्थ जाती है। क्योंकि मैं टूट करके बाहर खोजता हूं, जबकि भीतर अखंड है, अटूट है। उसके टूटने का कोई उपाय ही नहीं। जो टूट किसी ख्याल में हुई, किसी चित्त के आकाश में हुई, किसी झूठे धरातल पर हुई। जो टूट हुई है वो कोणों में हुई, जो टूट हुई है वो दृष्टिकोणों में हुई। और इस टूट का जो एहसास हो रहा है, यह दृष्टाकोण में हो रहा है। असल में कोई टूट नहीं है, असल में टूटने का कोई उपाय नहीं। तो उसी असंभव प्रश्न के साथ हम लौट करके यहाँ पर जहां पर कोई टूट होने का सवाल ही नहीं। हमारा असंभव प्रश्न जहां पर टूटे हैं, जहां पर विरह है, जहां पर पिटा रहे हैं, पूरे धरातल को भंग कर देता है। पूर्णांगिनी होना पाया जाता है, पूर्णांगिनी होना समझ हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, फिर दृष्टा कोण से, और यदि कोई चीज सामने आ गई है, फिर भी हम थोड़ा दृष्टाकोण के माध्यम से माज ले। यह दृष्टिकोण ही दृष्टाकोण बन गया है हमारे अंदर। ये सारे दृष्टिकोणों का ढंग ही दृष्टाकोण बन गया है। तो इस पर हम आज दिन में थोड़ा सा अवलोकन करते हैं और अवलोकन को मांझते हैं। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं
और कुछ अगर प्रश्न और अवलोकन है तो उसे साझा कर लेंगे। अमित भाई। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते भाई। सर्दी होने लगी यहाँ भी। अब सुबह के टाइम बाहर नीचे मैंने चप्पल पहन रखी तो पाँव को तो ठंड लग रही है। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ करी पत्ता और हार सिंगार दोनों पेड़ आपस में मिले हुए हैं, और फूल अभी इनके बिखरने शुरू हो रहे हैं। तो वैसे तो खुशबू भी आ रही है। पक्षी दाना चुग रहे हैं। और अभी मैंने देखा कि कुछ पक्षियों की जो कतार होती है, चाहे वो उड़ते हो चाहे वो आते हो, तो उसमें तो रहता ही एक सौंदर्य, अनुशासन, एक व्यवस्था, जैसे इनको किसी ने सिखाया भी नहीं है फिर भी वो दिखती है। एक जैसे कहते आर्ट, वो आर्ट, जैसे वो आर्ट अपने आप बनता है इनका जब ये उड़ते हैं ऊपर। अ, धूप पे दो छनके आ रही थोड़ी थोड़ी सी बाहर, क्योंकि हमारे सामने दूसरी तरफ सब्जी मंडी है तो वाहनों की आवाजें भी आ रही है। रात सर हम इस पर्सन के साथ ही विदा हुए थे, थोड़ा सा अलग शब्दों के साथ, कि जीवन का वह प्रवाह क्या है, इसमें चित आकाश और मन के कोणों की कोई है, या जिसमें कुछ ऐसा होता नहीं जो अ, जो चिताकाश जैसा कुछ उसकी बाधा ना आती हो, और वो बिल्कुल निर्बाध रूप से जीवन बहता हो। मुझे तो अपने शब्दों में समझ में आया। रात को तो खैर अवलोकन में, क्योंकि नींद आ गई थी तो उतनी देर बाद आई, वो सो गया मैं। सर वैसे बात करते करते मुझे भी, जैसा अब आपकी बात सुन रहा था, मैं देखा था कि शुरुआत की जो वर्कशॉप मैंने ऑनलाइन वाली की थी उसमें मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ा था। मतलब खुद, दूसरे वाली में थोड़ा सा कम हुआ था, तीसरे वाली में न्यूट्रल सा हुआ था, लेकिन इस बार तो मुझे जैसा कुछ सोचना ही था, तो कुछ ऐसा लग रहा जैसा कुछ खुद ही घट रहा। तो कुछ इस तरह का संशय तक नहीं था कि ये चीजें चल रही है, तो कुछ इस तरह का कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ कोई ऐसा काम है। बल्कि पहले वाले में तो 2 घंटे बैठना भी ऐसा लगता था कि जैसे कि मतलब कुछ हो। तो मुझे लग रहा है कुछ, या तो कुछ कुछ हुआ है कि जो ये 2 घंटे 2 मिनट की तरह बीत रहे हैं, या इसमें इस तरफ अम, दूसरे शब्दों में कहूँ, क्योंकि हमारे पास शब्द तो यही है रुचि वगैरह के,
वो रुचि बढ़ रही है, क्योंकि उस पार का शब्द तो मेरे पास कोई है नहीं। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि इसमें मैं की भूमिका मुझे लगे कम से कम है। शायद लाइफ, मुझे लगता है कि लाइफ शायद एक्सप्लोर होने को है, जीवन एक्सप्लोर होने को है। और शायद वो जीवन ही दबा हुआ होता है जो हमें हमें ऐसा घुटन महसूस करवाता है लाइफ में। अगर कहीं कोई महसूस करने की क्षमता है कि वहां कुछ घुटा हुआ है, तो वो शायद वो उसको 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 कुछ रास्ता खुला है उसका, या खुल चुका है, या खुल रहा। तो इस तरह का कुछ मुझे लग रहा, जो मैंने महसूस किया अंदर। शब्दों में तो मेरे अभी आया, लेकिन महसूस हुआ है वो। एक छोटी सी कहानी है अमित भाई हम्म। कि एक काफिला लेकर के एक व्यापारी जा रहा था कहीं दूसरे देश। शाम हो गई तो एक नगर के पास में पहुंचा था, तो नगर कोतवाल जो था उससे उसने निवेदन किया कि हमें आज रात में रुक जाने दें। उसने सुरक्षा कारणों से पहले तो मना किया, पर देखा बड़ी सर्द रात है, कहाँ जाएंगे बेचारे, उसने अनुमति दे दी। सुबह हुई तो उसने नगर कोतवाल को धन्यवाद दिया और बाज के 2 बच्चे भेंट किए। बड़े सुंदर बच्चे थे बाज के, और वह नस्ल बाज की जहां वह नगर था वहां पाई नहीं जाती थी। नगर कोतवाल ने बड़ा आभार प्रकट किया उस भेंट के लिए, और उसको लेकर के वो गया, राजा को भेंट कर दिया। राजा ने भी देखा तो बड़ा चकित हुआ। उसने भी नगर कोतवाल को अपना धन्यवाद दिया, इनाम वगैरह दे करके विदा कर दिया। और उस उन दोनों बाजों की देख रेख के लिए जो सबसे कुशल व्यक्ति था पंछियों के बारे में, उसको उसने काम सौंपा कि तुम इनको बड़ा करने का काम देखो, इनको भोजन वगैरह। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते। राजा को एक दिन इच्छा हुई कि देखे चल के कि उन बाजों की क्या स्थिति है, अब तो बड़े हो गए होंगे। वह गया, उसने देखा कि बाज बिल्कुल सुंदर, उनके पंखे, उनकी आंखें, उनकी चितवन, उनकी गर्दन एकदम अद्भुत पूर्ण रूप से सुंदर थी। तो उसने कहा ये तो बड़े अच्छे से बड़े हो रहे हैं, इनको थोड़ा उड़ाइए, दिखाइए। उसने कहा भी हुजूर, और खोल दिया पिंजरा। रोजू खोलता था, रोज उड़ाता था, फिर उनको लेके आता था। खोला तो देखा कि दोनों उड़े। लेकिन बड़ी अचरज की बात कि एक बात जो था वह निकलते ही आकाश में चला गया, तैरने लगा आकाश में, खूब ऊंची उड़ाने भरने लगा। लेकिन एक दूसरा जो बाज था थोड़ा ऊपर उड़ा, और उसके बाद आकर के उसने एक डाली पकड़ करके बैठ गया। अब राजा ने कहा कि ये क्यों नहीं उड़ा? तो उसने कहा पता नहीं क्यों, ये एक तो उड़ जाता है पर ये थोड़ा उड़ करके फिर आकर के बैठ जाता है, कितनी भी कोशिश करो इससे ज्यादा उड़ता नहीं। राजा ने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उसने बड़े विद्वान बुलवाए जो पंछियों के जानकार थे, लोगों से कहा इसको उड़ाना सिखाइए, पर कोई भी सफल नहीं हो सका। कितना भी उसको किया गया, दूसरी दूसरी जगहों पर उड़ाया गया, पर वो थोड़ा दूर जाता था, फिर आकर के उसी डाल पर बैठ जाता था जहां से उसको उड़ाया गया था। राजा ने मुनादी करवा दी कि जो इस पंछी को, इस बाज को उड़ाना सिखा देगा, उसको हम खूब सम्मानित करेंगे, खूब उसको इनाम की राशि बढ़ा करके रख दी। एक किसान आया, उसने कहा कि मैं यह काम कर सकता। राजा ने कहा जरूर करिए। वो गया, उसने देखा पहले अच्छे से और दोनों को उड़ाया, देखा एक उड़ा, दूसरा आकर के डाली पर बैठ गया। फिर उड़ा तो देखा कि एक उड़ा, दूसरा आकर के डाली पे बैठ गया। उसने आरी ली हुई थी, जाकर के वो डाली काट दी जिस पर वो बार बार आकर के बैठता था। डाल काट दी, इसके बाद उड़ाया तो उड़ा, वो लौटा, उधर देखा नहीं कि डाली ही नहीं है। अब वो चक्कर मारा, इसके बाद ऊपर देखा अपने साथी को, उसके साथ उड़ करके निकल गया। मैं डाली काट रहा हूं,
ये जो डाली है ना, जहां पर हम लोग आकर के बैठ जाते हैं, वो जो आकाश, वो जो जमीन, वहां से पूरी तरीके से जड़ से डाल काट देता। तो फिर थोड़ा सा हम उड़ते हैं और उड़ करके देखते हैं आकर, अरे कहाँ पर, वहां पर तो अब कोई जमीन ही नहीं है। हमारे असंभव प्रश्न ने वो सारी चीज तो हटा दी है। आएंगे, थोड़ा इधर उधर हाथ पांव मारेंगे, वहां रुकने की कोशिश करेंगे, पुरानी आदत है जन्मों जन्मों की, तो थोड़ा वहां हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश करेंगे, पर कुछ मिलेगा नहीं। पहले तो धोखा था ना, पहले तो वहां पर पकड़ने को मिल जाता था, प्यार पकड़ने को मिल जाता था, मित्रता पकड़ने को मिल जाती थी, अपना पराया पकड़ने को मिल जाता था, धन संपदा पकड़ने को मिल जाती थी, मान प्रतिष्ठा पकड़ने को मिल जाता था। पर अब जड़ी काटती है, वहां कुछ पकड़ने को मिलेगा नहीं। तो थोड़ी देर छटपटाओगे, थोड़ी देर आओगे इधर उधर, फिर देखोगे कि अरे बाकी लोग तो ऊपर उड़ रहे हैं, उड़ करके निकल जाओ। इतनी सी बात है। सर एक चीज और है कि मैं पहले सोचता रहा था कि जो ये लोग होते हैं, खैर सब हमारे जैसे ही हैं, कि मतलब सब लोग खुश है पैसे कमाने में और मतलब आयोजनों में जाने में या दिखावे में। तो तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है कि ये कुछ तुम, मैंने मतलब तुम इनसे तुम उस सिस्टम में फिट नहीं हो तो तुम अस्वस्थ हो। तो वो चीज थी, लेकिन अब जो एक नया नया डायमेंशन है वो शायद कुछ अलग तरह का है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ विशेष चीज है कुछ इन सबसे, क्योंकि इसमें आपके साथ साथ चल के ये बात समझ में आई है कि पूरा मनुष्य मन एक ही है। और वो महसूस भी होता है क्योंकि धरातल पे हम सबके अंदर वही चीजें हैं, लालच वगैरह वो चीजें हैं सबके, ठीक है। ऊपर कुछ क्लाइमेटरी डिफरेंस हो सकते हैं तो, लेकिन अब कुछ मुझे लग रहा है कुछ अलग वो जो एक कॉम्प्लेक्स था, उस कॉम्प्लेक्स की डिग्री बहुत कम हुई, ये मुझे लगा है। मैं नहीं कहता पूरी तरह खत्म हुई, लेकिन डिग्री कम हो गई। भाई वो जो थोड़ा सा बची हुई है डिग्री ना, वो जो पुरानी आदत है, जो थोड़ा चक्कर लगा रहे हो, वो डिग्री भी जाएगी। छटपटाओगे अभी थोड़ा दिन, पर अब कोई चारा नहीं है। यहाँ जड़ कट गई है, डाली ही नहीं है, तो कब तक पकड़ोगे। और जो लोग अच्छे से दिखाई पड़ते हैं, बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े देख हंसते हुए, मुसीबत क्या है कि यहाँ पर डाल पे बैठे हुए बहुत सारे बाज दिखाई पड़ते हैं। आकाश में तिरता हुआ बाज एकाध कभी दिखता है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत प्राण है तो दिखाई पड़ता है कि अरे भाई, अब कोई डाल पकड़ करके उल्टा लटका है, कोई तिरछा लटका है, कोई डाल पकड़ करके बिल्कुल वहां पर एकदम गाना गा रहा है। भैया बाज हो, आकाश की ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों में उड़ने के लिए पैदा हुए हो, सूरज से सूरज की किरणों से होड़ लगाने के लिए पैदा हुए हो, तूफानों से शर्त लगाने के लिए पैदा हुए हो, आकाश की चोटियों को चूमने के लिए पैदा हुए हो। ये लटके हुए हो टहनी पे और उनसे अपनी तुलना कर रहे हो। तो जो टहनी पे लटके हुए हैं, बड़ी मजबूती से उन्होंने टहनियों पर घर बना लिया है और अब उनके पंजे छूटते ही नहीं है वहां पर, उन पर दया आएगी। ये बाज और टहनी पे लटका है, तो उनको भी चाहोगे कि उनकी भी टहनियां वगैरह जो पंजे में फंसी हुई हैं वो छूट जाए। वो तुम्हें नहीं सुनेंगे। पर क्या अब देखो जाकर के कि जो अच्छी तरीके से जिनकी टहनियां बनी हुई हैं, जो रुपया पैसा कमा रहे हैं, जो एकदम फिट है, मुस्कुराते हुए निकलते हैं, शाम को थोड़ा पैग लेते हैं और बड़े मजे से जीवन जी रहे हैं, अब उनसे जरा सा अब देख लेना। एक बार उड़ा आए हो ना आकाश में, अब जा करके चिपके हुए लोगों को देखना। निंदा की बात नहीं कर रहा हूं भाई, बस समझने के लिए देखना। हाँ नहीं नहीं सर, समझ रहा हूँ, कोई निंदा या नहीं, क्योंकि हम ही है वो, उनमें भी एक मानव बनी है। पर वो एक देखने की दृष्टि है बस एक, या समझने की बात है कि क्या मनुष्य जाति किस तरह से एक कैद खाने में बंद है, मुझे लगा है। सुबह उठे, नहाया धोया, नाश्ता किया, बच्चों को स्कूल भेजा, ऑफिस पहुंचे, वहां दिन भर सिर खपाया, फिर शाम को आए, खाना बनाया खाया, वही रूटीन लाइफ। 60 साल की उम्र तक, 40 40 42 42 साल तक
लोग वही दोहराते हैं। ये वही है कि बाज डाली पकड़ करके ही जीने के लिए अब बाध्य हो गया है, भूल ही गया है कि पंख उसके पास है, सब कुछ है, पंख जैसी कोई चीज ही भूल गया है। ये एक दुर्घटना है। तो थोड़ा तीरो, थोड़ा ऊपर जाओ, उड़ो। हो सकता है किसी की नजर ऊपर दिखे तो उसके अंदर भी थोड़ा संभावना जगे, पर कम से कम अपना तो कल्याण कर जाओ भाई। धन्यवाद अमित। ठीक है, थैंक यू सर। भावना जी। प्रणाम भैया, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। हम वहाँ उदयपुर जा रहे हैं, तो रास्ते में है, मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी दिख रही है, बहुत ही ज्यादा। और अभी अभी सूर्य उदय हुआ है। सूर्य उदय होने से पहले की जो लालिमा, ऑरेंज कलर सा ऐसा, और फिर उसके बाद में सूर्य उदय हुआ, जो मतलब पूरा तरह से देखा उसको। और अभी जो सूर्य का जो की जो किरणें हैं, वो पेड़ों के पत्तियों पे गिरती है, तो एकदम मतलब कि चमक सी लग रही है उसके ऊपर, क्योंकि शायद अभी ओस भी यहाँ पे गिर रही है, तो उसके ऊपर का जो पानी है वो भी चमक रहा है, ऐसे लग रहा है। और हवा में अलग ही खुशबू है। और श्रवण में तो गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। हवा में खुशबू है, मुझे जुकाम हो रखा है, फिर भी मतलब खुशबू लग रही है अंदर से। और जो ये प्रश्न आपने अभी उठाया था कि वह जीना क्या है, जिसमें जो हमारे अंदर मानसिक जगत चल रहा है, और मानसिक जगत के अंदर जो यह आकाश है, इस आकाश में जो कोण बन रहे हैं, इन सारे कोणों से मुक्त व जीना क्या है। तो आपके साथ ही इस प्रश्न को उठाया था, तो वो उस टाइम पे मतलब कि मन में कुछ थॉट्स चल रहे थे, तो वो अभी नहीं चल रहे हैं। फिर उसके बाद में जो है एक पॉन्ड था, तो उसका पानी ऐसे दिखा, एक जगह से निकल रहा है ऐसे झरने की तरह। फिर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, वह दिखे। और बस अभी आपको सुनना हो पा रहा है। और आपको एक और बात बोलनी थी भैया, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर अपने आप ही सब कुछ ऐसे चल रहा है, लेकिन हमें ही सब कुछ लगता है, जो भी लगता है वो। और हमें लगने के कारण ही हम दुखी होते हैं और सुखी होते हैं। वो सब कुछ हमारे अंदर ही चल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि बाहर तो पंछी अपने आप ही उड़ रहे हैं, एक व्यवस्था है, जैसे अमित भाई ने बोला, मुझे भी ऐसे ही दिखा, क्योंकि एक साथ में झुंड में बहुत सारे पक्षी जा रहे थे, एक व्यवस्था में चल रहे थे। इंसान भी है, और इंसान को, उनको देख के तो व्यवस्था लगती है, इंसान को देख के अगर नहीं लगती है तो पता नहीं क्या बता, हमें ही ऐसा लग रहा है बाहर इंसानों में भी कुछ अलग हो। लेकिन हमारे भीतर ही ऐसा है कुछ। बस इतना ही कहना चाहूंगी भैया। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ भावना, हाँ। कि जब यह बात इतनी स्पष्टता से तुम्हें समझ में आ गई, अभी इतनी साफ समझ में आ गई कि सब कुछ जो दुख है, जो पीड़ा है, संताप,
ये किसी मन के मय के धरातल पर घट रहा है, और तुम्हें यह राज भी पता चल गया, रहस्य भी पता चल गया कि इस पूरे मन के धरातल को, इसके आकाश को भंग करने की, मिटाने की कला क्या है। जी। फिर क्यों तुम बार बार अधीर होती हो? पता नहीं, शायद बेहोशी है ना भैया, अवेयरनेस नहीं नहीं, है। बेहोशी अवेयरनेस इतनी तो आती है ना जिसकी वजह से तुम अधीर होकर के अभिव्यक्त करती हो। जी भैया। इतनी वो प्रश्न जो है वो उस बेहोशी को तोड़ देता है उस टाइम पे। तो अधीर होकर के तुम्हें प्रश्न क्यों आता है तुमसे? मतलब जिस अधीर। जिस होश से तुम हम्म। अधीर हो जाती हो और हम्म। कहती हो कि मैं बिल्कुल व्याकुल हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, उसी होश से यह जो तुमने कला सीखी है, इस कला को क्यों नहीं अवसर देती हो? जी भैया। अब अवसर दूंगी भैया। नहीं, अभी अभी थोड़ा सा इस प्रश्न को भीतर जाने दो, जी। पर मुझे मत दो। हाँ। आखिर जब इतनी भली भांति यह बात अंतर्दृष्टि में प्रवेश कर गई है कि यह जो मन में चल रहा है पूरा साम्राज्य बनावटी है, सच नहीं है, और तुम्हें यह भी पता चल गया है कि वह राज क्या है, कैसे इसको, इस पर बन रहे कोणों को, दुख सुख को कैसे भंग करना, तो जब तुम्हें संताप घेरता है, जब तुम संतप्त होती हो, हम्म। तो अधीर होकर के, व्याकुल होकर के व्यवहार करने की बजाय इसे क्यों नहीं अवसर देती हो, इस कीमिया को? जी भैया, अब उसी समय मैं ये प्रश्न उठाऊंगी। हाँ, इस प्रश्न के साथ रहना, इस प्रश्न हम्म। को अंदर अपने उतर जाने देना, ठीक है भैया, थैंक यू। उत्तर मत देना, अंदर उतर जाने देना। उत्तर जी। दोगी तो कहोगी कि नेक्स्ट टाइम मैं ये करूंगी। मैं नेक्स्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, अभी भी तुम्हारे अंदर दुख है, हम्म। तो उस दुख, जब तुम्हारे पास कीमिया है, वो पलटू साहब कहते हैं कि आटा है, नमक है, लकड़ी है, चूल्हा है, आग है, तवा है, और तुम भूखे बैठे हो। थोड़ा इस प्रश्न के साथ रहना। जी भैया, थैंक यू। गौरी, नाम प्रणाम। यहाँ ना हमको पटाखे फूटने की आवाज आ रही है, और अभी हमारे सामने से ना 2 कौवे गए, मतलब उड़ के, और हमारे कान भी दर्द कर रहे हैं। और अभी हमको कुकर की सीटी की आवाज सुनाई दे रही है, और वो जो स्वाद होता है ना, वो वैसा है जैसा वो ब्रश करने से पहले होता है ना, वैसा। बस आकाश सामने जो है ना, आकाश पूरा खाली है, कुछ नहीं है वहाँ, खाली वो ब्लू ब्लू है, और 2 पेड़ है उधर दिख रहे हैं, और एक छोटी सी चिड़िया भी उड़ रही, वो अभी उड़ के गई, फिर वो पता नहीं, उसका नाम नहीं पता। और हमने प्रश्न उठाया पर कोई जवाब नहीं मिला। मतलब पास हो गई? नहीं, यहाँ वो तो अगर नहीं जवाब समझा मिल प्रश्न। जाता है, यहाँ अगर जवाब मिल जाता है तो हम फेल समझते हैं।
अच्छा यहाँ अच्छा। पास होने का मतलब है कि जवाब ही ना आए। हम्म। प्रश्न उठे, जवाब ना आए। जवाब आया तब तो फिर हम लौट करके वहीं गिर गए ना। हमने अगर ये सवाल उठाया कि हमारे रूप में जो कोण है और जिस धरातल पर हम बने हुए हैं उससे मुक्त जीना क्या है, और जवाब आ गया, तो सारे जवाब कहाँ आएंगे? मुझे आएंगे। किसको आएंगे? मुझे आएंगे। कहाँ आएंगे? उसी धरातल पर आएंगे जिस पर अभी तक में हम जीते आए हैं, उसी विचार में, उसी मन में। अगर जवाब आ गया तो हमारा प्रश्न जो है वार खाली चला गया, प्रश्न का वार खाली चला गया, चुक गया। पर अगर उत्तर नहीं आया पर प्रश्न बखूबी बैठा हुआ है वहां पे, इसका मतलब समझ पाई? हाँ, ये पर कभी कभी ना हमको लगता है ना अचानक से कि जो प्रश्न है कोई हमारे मन में तो नहीं उठ रहा, ऐसा करके। हाँ, प्रश्न मन में ही उठ रहा है, कोई बात नहीं, पर मन को भंग करने के लिए उठ रहा है। अच्छा अच्छा। तुमने कभी लकड़ी से आग जलाई है? कौन हो, जैसे पहले लोग को दो दो लकड़ियों को ऐसे करके? हाँ। नहीं कभी कोशिश भी नहीं की है, सोचने वाला अजीब भी लगता है कि वो कैसे जलेगा, लेकिन हम अब ट्राई करेंगे। ट्राई करना। हालांकि वो एक बहुत ज्वलनशील लकड़ी होती है, मैं नाम नहीं जानता हूँ। पहले हम्म लोग जब माचिस वगैरह, इतना पैसे लोग नहीं होते थे लोगों के पास, तो लोग उस लकड़ी को रखते थे। तो प्रायः ऐसा होता था कि आग बुझाई नहीं जाती थी। मेरे गांव में इक्का दुक्का लोग होते थे जिनके पास माचिस होती थी, तो वो आग बुझा देते थे। खाना पका तो इसके बाद आग बुझा करके रखती, फिर शाम को माचिस से जला लिया। बाकी लोग जो होते थे, वो उनके घर का जब चूल्हा बुझ जाता था तो वो आ करके आग उधार लेकर के जाते थे। शाम को हम्म मैंने अक्सर देखा है अपने घर से, बहुत सारे लोग आते थे पास पड़ोस के घरों से, जो आग उस पर उपले पर आग रख करके अंगारा लेके जाते थे, अपने चूल्हे में जला लेते थे। तो एक ये विधा थी। और उसके भी पहले मैंने ऐसा देखा है कि लकड़ी, सूखी लकड़ी होती थी, दोनों को खूब रगड़ा जाता है। रगड़ते 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 चिंगारी आ जाती है और सुलगने लगती है लकड़ी और जल जाती है। तो प्रश्न जो है हम्म ये उसी से आ रहा है, हमारे चित्त में ही आ रहा है, पर चित्त को भंग कर दे रहा है। लकड़ी से ही आग निकली है पर लकड़ी को ही जला जाती है। समझी बात? हम्म जो आग निकली है वो बाहर से नहीं आई है, लकड़ी के अंदर से ही आग आई है, पर लकड़ी को ही जला गई। प्रश्न जो है हमारी समझ से ही आया, हमारी बूझ से ही आया, पर पूरे के पूरे साम्राज्य को उसने जला दिया। हमने यह सवाल उठाया, हमने ही यह सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा जीना हो सकता है जो इस मानसिक धरातल पर, जिस पर हम यह प्रश्न उठा रहे हैं, इस पूरे धरातल पर जहां जहां हमारा होना बना हुआ है, इससे मुक्त हो। इसका मतलब लकड़ी जो है जल गई, आग लग गई उसी लकड़ी से, और अब यह आग इस पूरे मन के और मन के धरातल और मन के आकाश को भंग कर रही है, इसको ध्वस्त कर रही है। पकड़ी बात? तो तुम्हारे मन में अगर सवाल उठ रहा है तो उठ रहा है, पर मन में उत्तर को मत ले आने देना, कि मन में उत्तर ना आए। समझी? तो हाँ, हम थोड़ी ना उसको रोक सकते हैं आने से, वो तो अपने आप आएगी ना, आने आनी होगी तो। हाँ, उत्तर उत्तर जो आता है तो वो हमारी बुद्धि से आएगा, तो इसका मतलब फिर वो पानी आ रहा है जो बुझा देगा उसको। है? हम्म उत्तर आता है, उत्तर को, प्रश्न जो है उत्तर को खारिज कर देगा कि नहीं भाई, तुम आ रहे हो, तुम सम्यक नहीं हो, तुम तो इसी धरातल को मजबूत करने वाले हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। प्रश्न जो है बिल्कुल एकदम तेज धार की तरह, चाकू की तेज धार की तरह हमारे जीवन में
अंदर गहरे से गहरे उतरता चला जाए। हम्म। समझी बात? हाँ, आपने कभी पत्थर से आग लगाई है? हाँ, हमने भी। और वो लकड़ी से, वो जो आपने कही कि वो आग उधार लेके जाते थे, नहीं वैसे तो हमने कभी नहीं देखी। पर हर ठंड में हम दादी को देखते थे कि पर एक बार मतलब जल गया ना, तो फिर अगर कुछ और जलाना है जैसे ठंड से बचने के लिए, तो फिर वो उसी में से ना आग निकाल के ले जाती थी। मतलब माचिस का बहुत कम इस्तेमाल करती थी। अच्छा, ठीक बा। ठीक बा। नीरज भाई, हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते। सभी मित्रों को भी नमस्ते। कमरे में बैठा हुआ हूँ और उस गाड़ी की आवाज पड़ रही जो केजरीवाल ने उसकी कूड़े की चला रखी है, वो गाड़ी आती है सुबह डेली। और टेस्ट कुछ नहीं, बस सुबह उठते ही व्यायामशाला में आ गया था और ठंडक है, पंखा बंद कर रखा है। अवलोकन का कल शाम को ही एकदम आपकी ध्यानशाला खत्म होने के बाद ही दिमाग में एक गहरे से, हालांकि पहले भी आई थी लेकिन बहुत बोझ से एकदम आई, कौन से कि भैया पर्सन जो है हम ठीक जगह रख ही नहीं पाते। हम क्या करते हैं कि पर्सन जब हम ठीक जगह रखते हैं तो वहां पर जो अवसान होता है वो अजीब सा होता है। एक हम क्या चाहते हैं कि कुछ पकड़ना चाहते हैं। अभी आपने जो तीर वाली जाजेन की जो वो कहानी बताई थी, वो तो उसमें एक अजीब सा लगता है क्योंकि हमें पकड़ने की आदत है बहुत ज्यादा। हालांकि पर्सन उठाते जब सब कुछ मिट जाता तो अजीब सा लगता है कि कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये भी एक बाधा सा बनता है। उसमें फिर क्या करता है, हम बीच में मन अपने आप चाल खेल देता कि हम, जैसे मैं बताता था कि शब्द आ गई या ऐसे कुछ, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ तो हो, कुछ तो पकड़ने को हो। तो ये भी, या कुछ पाने को, एक ये बहुत बड़ी बाधा है इस चीज में। चाहे आपने तो पहले भी बता रहे थे कि इसका उत्तर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम उत्तर खोजने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बाधा है। प्रश्न को वहां छोड़कर कुछ भी हो ना हो, हम छोड़ने को, प्रश्न को रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। तो ये बहुत गहरी बात पता लगी। वही अंतर्दृष्टि है नीरज, उसी को अंतर्दृष्टि कहते हैं। अंतर्दृष्टि मैं नहीं ढोता है। मैं अगर किसी दृष्टि को ढो रहा हूं तो अंतर्दृष्टि नहीं है, वो बाह्य दृष्टि है। वह दृष्टि जिसे मैं नहीं ढोता हूं पर विद्यमान रहती है उसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। हम नहीं प्रश्न को ढो रहे हैं, हम नहीं नैसर्गिक जागरण को ढो रहे हैं। नैसर्गिक जागरण अपने आप जीवन में आ रहा है, वो अंतर्दृष्टि से। हाँ, हम जगह नहीं लेने देते। कल मैंने दिलीप भाई को भी ये बात बताई, मुझे आई कौन से, कि हम जगह लेने नहीं देते। नहीं तो वहां पे अगर प्रश्न को पूरा रखा जाए तो वो हमारी पकड़ से बाहर है। वो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पकड़ में आ जाए, ये बात आप बड़ी। ठीक है भैया। इसी के साथ रहो नीरज। दृष्टाकोण ही आज एक शब्द आया है कि दृष्टिकोण कैसे दृष्टाकोण को निर्मित करता है। बात वो स्पष्ट हो गई है इस ध्यानशाला में। तब तक उसको भी अच्छी तरह से मांझ के ध्यान में लो कि मेरा दृष्टिकोण ही मैं हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं हूँ। अगर मैं किसी का के बारे में घृणा सोच रहा हूँ तो मैं घृणा हूँ, वैर सोच रहा हूँ तो मैं वैर हूँ। मेरी उस समय आइडेंटिटी, मेरी उस समय पहचान वही है। तो फिर वो उसको समझ करके, मतलब उसको देख करके तत्क्षण ये सवाल उठाना है कि फिर इस पूरे धरातल से मुक्त जीना क्या है। एकदम निर्दोष बच्चे की तरह, जागा हुआ निर्दोष बच्चा। हाँ भैया, हम तुरंत बदलने की, मन तुरंत ही अपने आप बदलने की कोशिश करता हूँ, वो बड़ी बात है। ये भी दिख जाती है जब वो गलत दिखता है फिर एकदम ले आता, नहीं अब तो ठीक होना, वो भी दिखने में आ जाता। बस चलते रहो। ठीक थैंक है, यू। धन्यवाद भैया। प्रमिला जी। जी नमस्कार। नमस्कार।
मैं आज सुबह सुबह छत पर आई और अंधेरा था जब मैं ऊपर आई थी सुबह, और अंधेरे से उजाला होते देखा, फिर धूप आते देखी और अभी बहुत तेज धूप हो गई है। ये सब ऐसा मैं बहुत कम मैं ऐसा मेरे सामने ऐसा बहुत कम होता है। मैं ऐसा होते हुए के सामने बहुत कम जाती हूँ अपने आप को लेकर। ऐसा तो रोज ही होता है, पर मैं बाहर मतलब इस दृश्य के सामने मैं नहीं आती हूँ। तो आज मैं आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक चीज शायद मैं ना बता पाऊँ, लेकिन कुल मिला के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर वो अच्छे को क्या कहेंगे वो मुझे नहीं पता, बस अच्छा है। चिड़िया ऊपर उड़ रही है, पहले बहुत सारी थोड़ी चहचहाट थी, अब कम हो गई है, कुछ पक्षी उड़ते दिखे, और एक कौवा है जो नीचे सो रहा था, तो अभी आके ऊपर वो काव काव करने लगा मेरे पास। ये आपको आवाज आ रही होगी, उसका नाम शिवांश है। और प्रश्न जो है वो मुझे समझ में तो आ रहा है, देख रही हूँ, समझ में आ रहा है, लेकिन उतनी स्पष्टता से जैसे मैं पहले कुछ चीजों को समझी हूँ, ये उतनी स्पष्टता से मुझे नहीं आ पा रहा है। लेकिन मैं सुनते सुनते बहुत कुछ समझ पा रही हूँ। दिख रहा है वही तो सबसे अच्छा है। सुनते सुनते जी समझ में आए वही अच्छा है। बिना सोच विचार के अगर समझ में आ जाता है सुनते सुनते, तो वही ठीक है, वही ढंग भी ठीक है। समझ में आ जाएगा देर सवेर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसलिए ये नहीं समझ में आती है कि इस तरफ हमारी नजर कभी नहीं गई, इस वजह से यह चीजें ऐसी दुरूह सी लगती। अन्यथा क्या है, हमारे भीतर जो सोच विचार चल रहा है, हमारे अंदर चीजों को देखने का एक दृष्टिकोण है। हम अपने बच्चे को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वैसे दूसरे बच्चे को नहीं देखते हैं। तो वह जी दृष्टिकोण हमको बनाए हुए है, वही देखने की नजर हम हैं। और सवाल ये कहता है कि जिस जमीन पर, जिस आसमान पर ये सारी नजर और ये जो हम हैं नजरिए के रूप में ये बने हैं, इससे मुक्त क्या कोई जीना है? बस इतनी सी बात, ये समझ में आ जाएगी अपने आप। बस सुनती रहो, प्रयोग करती रहो, चलती रहो, सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं कि इसका स्पष्ट होना जरूरी है, इसलिए कि इसके स्पष्ट होने से जीवन आमूल रूप से रूपांतरित हो जाएगा। ये स्पष्ट हो ना हो वो पंडित जी लोग जाने, विद्वान लोग जाने, वो अपना बात करें, हमारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा, वो महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद जी प्रमिला। जी जी जी। और यही जो अभी आपने कहा ना, यही हुआ है, क्योंकि सुनते सुनते जो समझ में आया है, जो अपने आप समझ में आया है, बिना बिना उसमें घुसे हुए, बिना मतलब बहुत ज्यादा एक कोशिश की जाती है ना, वो कोशिश ना करते हुए सुनते सुनते क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जीवन रूपांतरित हुआ है, इतना मैं जानती हूँ, और मुझे नहीं पता कुछ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जी रंजीता जी। जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे तो कोई कुछ नहीं कहना है। ठीक बा, थैंक यू। तरुण भाई। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मैं कमरे में बैठा हूँ, सामने की तरफ खिड़की है और बाहर लोगों के घर दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, तो कुछ जो खाली प्लॉट है वहां पर जो भी पेड़ है, सामने गार्डन का एक छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है। पर आज बार बार नजर, ये पास में एक घर है जिसकी पीठ इस तरफ है,
वो दिख रही है, क्योंकि इसके ठीक सामने एक सड़क है। वहां से जब मैं आता हूँ तो सामने से ये जो घर है वो बहुत भव्य दिखता है, और अभी मुझे इसका पिछला हिस्सा दिख रहा है। तो वो जो सारी कुछ घर में काम में ना आने वाली चीजें हैं, टाइल है, जाली है, वो झाड़ू, टिन, वो सारा कबाड़ जो है वो वहां रखा हुआ है। और कलर भी दिख रहा है कि वो जहां जहां से दिख सकता है वो कलर किया हुआ है, ऊपर वाली जगह के ऊपर कोई रंग रोगन है नहीं। तो वो जो काली चिकटिया मैल है वो आ रखी है, और मेटाफोरिकली ये जो है हमको इंडिकेट कर रहा है कि हम भी ऐसे ही हैं भैया। सामने से देखने में वो सारी चीजें जो हमको भव्य लगती है वो हम सामने उजागर कर रहे हैं, बाकी कूड़ा करकट जो है छुपा के रखने की कोशिश की। तो बार बार आज ध्यान इस तरफ ही जा रहा है। कल प्रश्न के साथ अवलोकन में सर जो नजर आती हुई दिखी बात, वो ऐसा दिखा कि कोण जो है बन रहे हैं वो एक बड़ा भ्रामक सा रास्ता तैयार कर देते हैं मन के लिए। मन को मतलब चलने के लिए जो रास्ता चाहिए वो कोण निर्मित कर देते हैं, और वो भ्रामक ही होता है, वो वस्तुतः होता नहीं है। तो जब मन गति कर रहा है आगे जाकर के दिखती सी बात है, अगर भ्रम है तो कहीं ना कहीं पर वो चोटिल हो ही जाएगा, और फिर वापस वहां से पीछे आने का कोई रास्ता नहीं। वो रास्ता इस तरीके से बन रहा है, जो जैसे मैं जो कदम मुझे आगे बढ़ाना है वो उस कोण ने निर्मित कर दिया, मैंने अपना एक कदम वहां रख दिया मन में, और जो पीछे की तरफ था वो हट गया। अब आगे ही उसमें गति की जा सकती है। वापस पीछे अगर मैं मुड़ करके आना भी चाहूँ तो क्योंकि वो रास्ता वास्तविक है नहीं, वो भ्रामक ही है, तो वस्तुतः वहां से भी पीछे मुड़ करके आना हो नहीं पा रहा है। ये ऐसा कुछ अवलोकन कल प्रश्न के साथ में रहा। और अभी जो चर्चा में आपने बात कही थी दृष्टा कोण वाली, कल ही एक ऐसा कुछ अनुभव में आया, मतलब किसी की मैं निंदा नहीं करता, लेकिन ब्रांच के अंदर हमारे बैंक ने कुछ तयशुदा राशि का गिफ्ट या मिठाई के लिए प्रावधान रखा था, तो वो मैं लेकर के गया। उसके अलावा भी कुछ अपनी तरफ से जो मुझे लगा मैंने कर दिया हुआ। और एक्चुअल में हमारी जो ब्रांच है वो कोयले की खदान के अंदर है। तो दिन खत्म होने के बाद में एक स्टाफ आके बोलता है, सर ये इन लोगों ने हमको कोई मिठाई गिफ्ट ऐसा कुछ दिया नहीं, क्योंकि वो जो स्टाफ है पिछले साल शहर की किसी शाखा में थे, और वहां पर कस्टमर्स ने हो सकता है उनको मिठाई गिफ्ट, क्योंकि ऐसा चलता है दिवाली के समय में ला करके देते हैं। तो वहां तुरंत मुझे नजर में आ गया कि मतलब किस तरीके से ये दृष्टा कोण बनता हुआ चला गया। तो उस भाई को समझाने के लिए मुझे मतलब उस भाई को समझाने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा कि यार देखो, बैंक ने हमको इतना ही राशि उपलब्ध कराई है, पर हम बाकी ब्रांचेस की तुलना में देखें तो हमने ये एक्स्ट्रा कर दिया हुआ। तो वहां जाकर के उसके मन को तसल्ली देने की कोशिश की, हालांकि वो नहीं मिली वो उनको ही पता है, पर वो एक मन में उनका जो बना हुआ था। तो ये इस तरीके से सर दृष्टा कोण आ ही जाता है सर, वो दिखाई दिया। ठीक है, वो मुझे मेरे अंदर नहीं दिखाई दिया, मेरे अंदर भी बनते ही हूँ हालांकि, बट वो है कि ऐसी स्थिति मतलब दिखी सामने। बस सर, धन्यवाद। एक छोटी सी कहानी साझा करूं सर कि अब मजे की बात है, इस तरह की जो कहानियां हैं ये दुनिया के हर भूभाग में रही है। दुनिया के हर कोने पर जहां भी कुछ इस तरह की वाइजनेस की बातें हुई हैं, वहां पर इस तरह की कहानियों को आजमाया गया है। एक सूफी फकीर था, रोब पहने रहता था, एक ही कपड़ा। तो उसका एक प्रेमी जो उसके पास आता था कहा कि आप एक ही कपड़ा पहने रहते हैं, एक ही ढंग का कपड़ा पहनते हैं, देखें लोग कितना अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सूट बूट पहनते हैं, और भी अलग अलग तरह के परिधान धारण करते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो उसने कहा कि ऐसा करिए आप, मैं उसका जवाब बाद में दूंगा। एक अंगूठी उसने हाथ से निकाली और कहा इसको ले जाकर के थोड़ा सा बाजार में बेच आइए। बड़ी साधारण सी अंगूठी थी वो,
देखने में लेके गया। उसने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। पंसारी की दुकान पे पूछा, सब्जी की दुकान पे पूछा, तेल वाले की दुकान पे पूछा, जितनी भी दुकानें थी सब पूछा। तो किसी ने कहा कि आ, पैसे तो पैसे ले जाना हो ले जाओ, उसे हमें जरूरत तो है नहीं इस चीज की। फिर वो घूम फिर करके लेकर के चला आया। कहा कि अरे इसका तो कोई पैसा दो पैसा भी नहीं देना चाहता है, वो बस टरकाने के लिए बोल रहा है कि ले जाओ इतना पैसा दो पैसा, बच्चों को दे देंगे खेलने के लिए। फिर उस फकीर ने कहा कि जरा इधर सुनारों और जौहरियों की दुकान है, यहाँ लेके जाओ। वहां जब लेके गया, जब जौहरी ने उस अंगूठी को देखा तो कहा कि श्रीमान, मैं अपनी पूरी दुकान भी बेच दूं और जितना मेरे पास धन संपत्ति है वो सब भी दे दूं, फिर भी इस रत्न के बराबर में नहीं अदा कर सकता। इसकी कीमत अरबों खरबों में है। तो अगर आप बेचना चाहें तो बताएं, फिर जितना मेरे पास है मैं उतना दे सकता हूँ, पर इसकी कीमत तो नहीं दे सकता। वह तो भागा भागा आया कि ये क्या है, आपने क्या दिया है ये। इस तो जौहरी कह रहा है कि मैं ही अपनी दुकान नहीं, पूरा बाजार भी हमारा बिक जाए फिर भी इसकी कीमत नहीं अदा हो सकती। ये बेजोड़ रत्न है, ये पूरी दुनिया में शायद अकेला एक रत्न ऐसा है। उस फकीर ने कहा यही हमारी दशा है। भीतर जो है वो पचता है, बाहर जो है वो सिर्फ दिखता है। और हमने क्या किया है कि अच्छा अच्छा बाहर रखा है, और जितना खराब है वो भीतर, तो जो भीतर है बच रहा है, और जो बाहर है वो बस दिख रहा है, वो दिखाने के काम में आ रहा है। मुस्कुराहट दिखाने के काम में आ रही है, भीतर मुस्कुराहट नहीं है जो पचे। हंसी बाहर दिखाने के काम में आ रही है। विनम्रता, शिष्टाचार, आत्मीयता, प्रेम, मित्रता बाहर दिखाने के काम में आ रही है। भीतर चिढ़, खींच, वैर, हिंसा, कटुता, वो सब भीतर है। तो जो भीतर है वो पचेगा। तो सूफी ने कहा कि ये जो रोब है ये ठीक है, ये जैसा है ठीक है, मुझे दिखाना नहीं है। यहां चीज उल्टी हो गई है। असल चीज भीतर जो है, देखो ना, किसी को दिखाने का इसका मूल्य नहीं है। इसका किसी को नहीं पता चलेगा कितना बहुमूल्य रत्न है, किसको पता चला। पर यह है, इसकी असल मोल जौहरी के पास है। तो जो जीवन के अंदर हमारे भीतर है उसका मोल परमात्मा के पास है। परमात्मा के पास वह पच रहा है। बाहर से क्या मतलब, तो हमारा पूरा ढंग ही शीर्षासन किए हुए है। आप भी शीर्षासन किए हुए हैं, मैं भी शीर्षासन किए हुए हूं, तो बात चलती चली जाती है। लेकिन असल मामला है, अगर ठीक से देखें, ठीक से समझ में आए, तो जो भीतर है वो पच रहा है। जो ऊपर रंगा नहीं गया है, जहां पर कूड़ा करकट रखा हुआ है, घर में, घर का गर्भगृह वो है, वो बच रहा है। आज प्रश्न के साथ रहते हैं इसके कि यह जो बाहर वाला मामला है, ये आकाश, ये जमीन, बाहर जो भीतर आकाश जमीन है, ये बाहर का मामला है। इससे मुक्त जीना क्या है, दृष्टाकोण से मुक्त जीना क्या है। शाम को मिलते हैं भाई। उर्मिल जी। नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते मैडम जी। ठंड है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, पर पंखा चला रखा है मैंने 1 नंबर पे। मेरी खिड़की के सामने भी कबूतर बैठा हुआ है। और खिड़की के सामने घरों पे ना इंडिया के फ्लैग्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे हैं काफी, और एक बहुत बहुत बड़ा सा भी है, प्रोमिनेंट है बहुत।
आई थिंक वो जब अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने बोला था ना लगाओ, तो लगाए गए थे। तो आज मुझे उस फ्लैग को देख के एकदम रिफ्लेक्ट हुआ कि ये ऐसा ही है जैसे किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उसकी मांग भर देते हैं, एक स्टैंप लगा देते हैं। तो ये वैसे ही है, फ्लैग कंट्री बना दी और उस पे एक स्टैंप लग गई। पर वो ऐसा होता है, मतलब वो बाहर से दिखाने वाली बात है कि हाँ अब ये इसकी हो गई, नो इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन, या दिस लैंड बिलोंग्स टू दैट पीपल। पता नहीं, मुझे तो ये चीजें हमेशा से अजीब सी लगी। हाँ, और ये भी था जैसे पंखा चल रहा है ना, बहुत सारी चीजें हिल रही हैं, पर्दा हिल रहा है, चेयर पे रखी चुन्नी हिल रही है, मच्छरदानी के लिए लगाई हुई एक रस्सी है वो भी हिल रही है, पीछे टॉवल है वो भी हिल रहा है। तो इससे मुझे ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ जैसे लाइफ फोर्स, मतलब पंखा लाइफ फोर्स है, और ये जो चीजों में मूवमेंट है ये पंखे की हवा से है। पर अगर अब पर्दा या चुन्नी कहने लगे कि मैं कर रही हूँ ये मूवमेंट, वो मैं का भाव यहाँ से आ जाता है, गेस। पर चीजें खुद से ही हो रही हैं, लाइफ ही चला रही है। मुझे मैडम पे एक बात बोलनी थी, कल रह गई थी, मैं भूल गई थी। मुझे मैडम शब्द ना बहुत अच्छा नहीं लगता है, जैसे गौरी भी बोल रही थी। मुझे भी मतलब ऐसे वर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई मुझे नहीं जानता है, जिसको मेरा नाम नहीं पता है, फेमिलियर नहीं है, वो मैडम बोले ठीक है। पर अगर कोई मेरा नाम जानता है, मुझसे बातचीत में है, अगर वो भी मुझे मैडम बोले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है फिर। पर पहले क्या होता था कि अगर कोई मुझे मैडम बोल दे जो जानता है, तो या तो मैं उसको समझाने लगती थी, और अगर मुझे समझाना नहीं है तो फिर मैं सोचती थी ठीक है, मैं भी सरकास्टिक हो जाती थी, आप मुझे मैडम मैं जानबूझ के फिर उसको सर बोलती थी। जैसे ही वो मैडम बोलेगा मैं नेक्स्ट सेंटेंस में उसको सर बोलूंगी। और फिर मैंने देखा जैसे ही सर बोलते ना, तो अगला भी थोड़ा ऐसे होता है एकदम से, और वो भी उसका भी रिएक्शन ऐसे होता है कि सर मत बोलो। मैंने एग्जैक्टली मैडम मत बोलो। तो ऐसा था। पर यहाँ पे मैंने, जब आपने मैडम बोला ना, तो पहली बार मुझे ऐसे थोड़ा लगा अजीब सा कि जब आप बोलते हैं ना हाँ उर्मिल जी बताइए, तो तब तक वो नॉर्मल फीलिंग है। और जैसे ही बोलते हैं हाँ मैडम, बीच में आता है वो मैडम, शुरू में नहीं आता। तो अजीब एक एक फॉर्मेलिटी, एक डिस्टेंस, जैसे नाम से हाँ, यहाँ पे ऐसा लगता है अरे बहुत क्लोजनेस फील होती है। तो जैसे मैडम वर्ड आते हैं एकदम से ऐसा लगता है कुछ दूर हो गए, एक फॉर्मेलिटी, एक डिस्टेंस आ गया। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे मतलब जब जॉब कर देते तो ऑफिस वगैरह में जो एमएनसी का कल्चर है, उसमें ये बोला जाता है कि आप किसी को मतलब नाम से ही संबोधित करेंगे, चाहे कोई आपसे बड़ा है छोटा है। वो एक एक सेल्स स्ट्रेटेजी भी है, एक स्ट्रेटेजी है कि सब सेम लेवल पे फील करें। एक अलग तरीके से वो कनेक्शन होता है। तो वहाँ बोला जाता है कि आप नाम ही लेंगे, क्लाइंट को भी नाम देंगे, और आपस में जो एम्प्लॉयज है, कोलीग्स है, वो सब भी नाम ही लेके बोलेंगे इसमें। क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंस कम होता है कि कोई बड़ा है छोटा है, थोड़ा शायद कुछ पड़ता है शायद इससे असर थोड़ा बहुत। पर यहाँ तो मैंने अपने आप को वो किया, मैंने मतलब अवलोकन में ही चली गई यहाँ पे, तो मैं कि क्यों लग रहा है मुझे बुरा, मतलब मैडम में ऐसी भी क्या दिक्कत है, वर्ड ही तो है। और आपके एंगल से सोचा कि आप तो दिन में कितने लोगों से बात करते होंगे, अब आपसे ये उम्मीद की जाएगी आप सबका नाम हमेशा याद रखेंगे और हर बार उसका नाम लेंगे, तो ये तो बेवकूफी है, पॉसिबल ही नहीं है। पर आपने गौरी को भी बोला ना जब मैडम, तो उसको भी अजीब सा लगा, और उससे पहले मुझे भी साथ में कि आप इसको भी मैडम बोल रहे हो। तो उसने बोला भी, इनफैक्ट कि आपने रंजीता को जिसको भी बोला, तो तब भी मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तो मुझे नहीं पता इसमें कुछ करना है या नहीं करना है, इसको हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब
आई डोंट नो, कुछ करने की जरूरत है या हमें समझने की जरूरत है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि खुद समझो, इट्स फाइन, आपके एंगल से देखो। पता नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? इसका एक विज्ञान है। जी। जैसे जैसे हम लोगों की परवरिश होती है, धीरे धीरे हम खो जाते हैं। नाम नहीं लगता है, नाम जिंदा हो जाता है। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीच हैं, और खास करके जितने राजनेता हैं, जैसे एक दो राजनेता मुलायम सिंह यादव जी थे, वे हर कार्यकर्ता को, लाखों कार्यकर्ता है पर नाम से पुकारते थे। ये स्ट्रेटजी है कि अगर हजारों लाखों के बीच में कोई आपको इतना बड़ा व्यक्ति नाम से पुकार ले, तो आप समझते हैं कि वो मुझे व्यक्तिगत जानता है, जबकि वो एक स्ट्रेटजी है उसकी। नाम लेकर के पुकारना एक स्ट्रेटजी है, उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है आपके लिए, बस बल्कि वो आपका उपयोग कर रहा है। नाम लेकर के पुकारने से वो आपका उपयोग कर रहा है। पर नाम से इतना ज्यादा हमारा तादाद में हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम नाम नहीं है। उर्मिला आप नहीं हो, जो ये विभूति मेरे सामने बैठी है, ये उर्मिल शब्द नहीं है, पर वह उर्मिल से तो मुझे कोई खास अटैचमेंट नहीं है। मतलब उर्मिल से मुझे ऐसे कुछ, कई बार ऐसा लगता है मुझे ही बुला रहे हो क्या, मतलब वो गहरा वो नहीं है। हाँ, मेरा कहने का ये, मैडम से बस थोड़ा सा एक डिस्टेंस फॉर्मेलिटी वाला से लग जाता है कि अच्छा ओके फॉर्मल हो गया। हाँ, तो थोड़ा समझते हैं इस बात को कि नाम से हमारा बड़ा तादाद में हो जाता है। तो अगर कोई नाम लेकर के पुकारता है तो हम समझते हैं कि फिर वो नजदीक है। पर अगर कोई अभी सुनो इधर आओ, हमको बहुत बुरा लग जाता है, जबकि वो सिर्फ संबोधन है। जी सर, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। मतलब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 5-6 इयर्स की होंगी, और मुझे, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो गांव में तो छोरी बोल देते हैं कि ये छोरी ऐसे। तो मेरे ताऊजी ने मुझे छोरी बोल दिया ऐसे ही। मुझे इतना बुरा लगा, मतलब मैं इतनी छोटी बट स्टिल मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे याद है कि मैंने अपना सामान वामान उठाया, बैग पैक किया और मैं निकल गई, जबकि हम हरियाणा गए थे और हम दिल्ली रहते हैं। और मैं निकल गई इस घर से नाराज होके, किसी को बिना बताए, बहुत छोटे से में, कि मुझे छोरी बोल दिया इन्होंने। और रास्ते में कोई मिल गया, कोई रिश्तेदार, उन्हें पूछा कहाँ जा रही है, तो वो मुझे समझा बुझाएंगे वापस लेके आए। तो कुछ है, मतलब बुरा लगता है शायद। हाँ, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि हम लोग जमीन से उखड़ गए हैं, जमीन से उखड़ गए। हम आप नाम नहीं है, हम आप जी रहे हैं चूंकि उस ख्याली धरातल में, मानसिक धरातल पे, मानसिक आकाश में, जिसके कारण वहां पर ये शरीर कैसे जाएगा। उस मानसिक धरातल पर ये जो जीवन चल रहा है ये कैसे जाएगा। वो ये थोड़ी जाकर के मानसिक धरातल पर जी सकता है। तो मानसिक धरातल पर नाम जीता है, नाम ही जी रहा है वहां पर। तो अब हम मानसिक धरातल पर ही जीवन को जीवन समझे हैं, तो नाम लेकर के यदि कोई पुकारता है तो हम ज्यादा रिलेटेड महसूस करते हैं। ओ बोले, छोरी बोल दे, लड़का बोल दे, या सम्मान पूर्वक सुश्री बोल दे, श्रीमान बोल दे, अगर ऐसा कोई संबोधन करता है तो बड़ा दूर का लगता है। पर ये तो मतलब कुछ व्यक्तिगत नहीं है, ये तो एक कॉमन सा वर्ड यूज कर रहा है। एक कारण यह भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या कारण है, एक कारण यह भी हो सकता है कि हमें मानसिक धरातल पर जीते रहने के कारण जो असल संबंधित होना है उसकी कीमिया भूल गई है, और इसी तल पर ही हम जुड़ने को महसूस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें नाम से पुकारा जाए। कोई नाम से पुकारता है तो बड़ा करीबीपन महसूस होता है। और जो ये सर्वनाम है, मतलब सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन में हमको कोई बहुत मजा नहीं आता। कोई बहुत प्रोनाउन या तो बहुत दूर का लगता है, रिस्पेक्टफुल लगता है,
और या तो फिर ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही औपचारिक सा है, बड़ा ही सतही सा है। तो सवाल इस बात का हम लोगों को समझ लेना है कि हम लोग इतना शब्दों में क्यों जी रहे हैं। एग्जैक्टली। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर के ही बुलाने में अच्छा लगता है, पर मैं खुद पर भी सवाल उठाना चाहता हूँ, क्यों? अगर मुझे कोई ए करके बुला देता है, सुनो इधर आओ करके बुला देता है, तो मुझे बुरा क्यों लगता है? क्यों मैं शब्दों में जी रहा हूँ? क्यों मैं मानसिक धरातल पर जी रहा हूँ? क्या ऐसे जीना संभव नहीं है जो जिसमें मानसिक धरातल या मानसिक आकाश हो ही न? तो बुलाए कोई बुलाए, हो सकता है कि उसकी टोन, उसका बुलाने का ढंग अपमानजनक हो, पर वो जमीन ही मेरे पास नहीं है जिस पर अपमान आकर के घटित होता। मुझे तो बस इतना समझाया, इतना समझ में आया कि उसने बुलाया, उसको कुछ कहना है, तो जाकर के मैं सुनूंगा उसको। वह जो कहेगा, अगर वो मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मेरे पास वो धरातल नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस है वो आएंगे, कोई साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस मेरे अंदर नहीं आएगी। तो इसको भी हम लोग थोड़ा देखते चल सकते हैं। पर मैं आपको मैडम अब नहीं बुलाने वाला हूँ, बुलाता हूँ आप मुझे टोकते हैं। आप मुझे बुला लीजिए, अब मैंने तो लगता है इसको कर लिया। गौरी को मत बुलाइए, मुझे भी अजीब लग रहा है उसको जब बुलाते हैं तो। लेकिन हाँ, हमको ना मैडम और ये करके बिल्कुल मत बुलाइएगा, बाकी आप तो बुला। और उसको उसकी भाषा में बात करते तो इतना अच्छा लगता है। वही भाषा भी अगेन सेम चीज है कि आप किसी से आप पंजाबी से मिलो, उसको सत श्री अकाल करो तो अचानक क्लोजनेस फील हो जाती है। हालांकि साइकोलॉजी में सब टेक्निक्स के रूप में ही आती है, सिखाया जाता है कि हाँ मैनिपुलेशन टेक्निक्स है एक तरीके से, तो नेचुरली भी चलता है। ये सब मैनिपुलेशन टेक्निक्स है। पंजाबी व्यक्ति को आप पंजाबी में बात करने लगिए, वैसा अभिवादन करने लगिए, ये सब थोड़ा राजनीति के क्रम में आता है। यह जीवन उखड़ा हुआ है तो अब व्यवस्था कैसे इसमें जमाई जाए, तो वह बात है। हम लोग इन सब से थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि वह संबंध क्या है जो मानसिक धरातल से मुक्त है, जो इन शब्दों वगैरह में तो बड़ा। अभी आज मैंने आपको मैडम बुलाया या आपने मुझे सर बुलाया, कल कहा कि सुन इधर आ, तब तो मेरे जीवन की सारी चाबी आपके हाथ में है। आज आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा लगा सकते हैं, कल बुरा लगा सकते हैं, तो सारी कुंजी तो आपके हाथ में दी हुई है मैंने। नहीं, कुंजी जो है जीवन की, वो सही पूछी अपने हाथ में भी नहीं, निसर्ग के हाथ में जाए। निसर्ग के माध्यम से कुछ जीवन में चलना हो तो चले। उसी के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं कि क्या हमारे बीच में कोई ऐसा संबंध है जो मानसिक धरातल और मानसिक आकाश से मुक्त है, जिसमें शब्द हमको नहीं प्रभावित कर रहा। शब्द सिर्फ एक तथ्य के रूप में सूचना दें, वे शब्द अपमान और मान का वाहक न बन जाए, शब्द हमारे अच्छे बुरे का वाहक न बन जाए, सब शब्द हमारे लिए कुछ सुख दुख का कारण न बन जाए। तो अगर सुख दुख का अब आप खुद ही सोचो, यदि आपके सर कहने से मैं खुश होता हूं, मुझे सुख मिलता है, तो मैं कितना सतही जीवन जी रहा हूं कि शब्दों के माध्यम से मेरे सुख बनते हैं, और आपने सर नहीं कहा तो शब्दों के माध्यम से मेरे जीवन में दुख बन जाता है। तो ये देखिए ना, शब्दों की जो पहुंच है जितनी, उतना ही हमारा जीवन चल रहा है। अक्सर हम लोग दूसरे के कपड़े देख करके, दूसरे का बोलचाल का ढंग देख करके तय कर लेते हैं कि वो आदमी कैसा है, उसके वह जेब का वजन देख करके तय कर लेते हैं वह कैसा है। देखिए, इसका मतलब है कि बड़ा सतही जीवन चल रहा है, और हम लोग अब जो सवाल उठा रहे हैं वो सतही जीवन को उखाड़ करके सच्चे अतल गहराई, मतलब कि बॉटमलेस डीपनेस में हम जीवन की संभावनाओं को उघाड़ रहे हैं। जी, थैंक यू उर्मिल जी। उमेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर। और कुछ कहना नहीं है, धन्यवाद। अमित भाई प्लीज आप
सुना दीजिए, जी, वो आप कविता भी सुना दीजिए और जो कहना है वो। हाँ, पहले तो मैं सर, ये जो साइकोलॉजी की बात चल रही थी ना, कि साइकोलॉजिकल पे हमारे धरातल पे कुछ नहीं होगा अगर जीवन मैं के या जो पृष्ठभूमि है इससे मुक्त है। क्या सर ये जो तरंगे होती है कि एक आदमी गलत वाइब्स ले रहा है आपके प्रति, क्या वो भी साइकोलॉजी के क्षेत्र में आता है या वो कुछ अलग है? डेफिनेटली सब साइकोलॉजी के क्षेत्र में आता है। कोई गलत वाइब्स दे रहा है, गलत इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है, उसके टोन में, उसकी प्रेजेंस में, उसके देखने में, उसके एटीट्यूड में, भाव भंगिमा में, वो सब नजर आ रहा है। लेकिन वो तभी आपको प्रभावित कर सकता है जब आपके पास मन का धरातल और मन के धरातल पर बने हुए स्यूडो बनावटी इमोशंस हो। इमोशंस के लिए, उस बनावटी इमोशंस के लिए आपके अंदर सेंसिटिविटी हो। अब आप मुझे गाली दो जाति लेकर के, हो सकता है कि मुझे कोई फर्क ना पड़े, पर किसी को जाति की गाली दे दोगे तो उसके अंदर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं जो कि सेंसिटिव हैं। वे जाति के शब्द से, जाति के ख्याल से हो सकता है कि बहुत ज्यादा चोटिल हो जाए। अच्छा सर, थैंक यू। और वो एक वो मुक्तक है छोटा सा ही, मैं आपको मेरे अब बात सुनते सुनते एक भाव से मैं अंदर पता नहीं कहाँ से आया, सब कौन सा पड़ा होगा। प्लीज सुना। हाँ। पंख अंबर के जानेंगे, पंख अंबर के जानेंगे, मौन अधर की भाषा। पंख अंबर के जानेंगे, मौन अधर की भाषा। त्रसित न केवल कंठ है, निर्जीव उतना प्यासा। तो सर, कल तरुण जी ने कुछ कहा था कि आप इतने मैथ कर रहे हैं, मैं कह रहा मगर गला तो इतना प्यासा ही, पानी भी इतना ही प्यासा है कि जो उसे तर करने को आतुर है। तो तो ये कुछ इस तरह का मुझे महसूस हुआ। थैंक यू अमित। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं। अब हमारी ध्यानशाला की 3 बैठकें बची हुई हैं, जिसमें एक बैठक तो साधुवाद की है, तो 2 बैठक ध्यानशाला की बची है, एक आज शाम की, एक कल सुबह की। तो आज शाम की बैठक है, वो जो रूटीन हमारा लाइव है उसकी भी है। तो हम लोग सारे मित्र चाहें तो सारे मित्र शाम की बैठक में लाइव भी आ सकते हैं, और उसके बाद फिर कुछ अगर संवाद होगा तो लाइव बैठक के बाद हम लोग कर लेंगे। आज लाइव बैठक को लेकर के हमने जो बिंदु रखा है वह साक्षी और ध्यान, इस पर रखा है। तो लगभग हम सब लोगों ने विस्तार से इसको समझ लिया है कि साक्षी क्या है, और जिस ध्यान की हम लोग यहाँ खोज कर पाए हैं, उघाड़ पाए हैं, वो ध्यान क्या है। तो उस पर चर्चा होगी, तो हम लोग अच्छे से अपना अवलोकन और अच्छे से सवाल उठा सकते हैं। तो शाम की बैठक में हम सब लोग आए लाइव में। सुरमिता जी को लिखते हैं, वो लिंक भेज देंगी, और नहीं तो लाइव देख तो सकेंगे ही, और उसके बाद सांझ की बैठक में मिलते हैं। हमारा आज का प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा जीना है जो दृष्टिकोण और दृष्टा कोण जिस धरातल पर घट रहा है, उस धरातल और उस आकाश से मुक्त है। जीने की वह विधा, वह कला क्या है
जो दृष्टिकोण और दृष्टाकोण के धरातल और आकाश से मुक्त है। दृष्टिकोण और दृष्टाकोण से के धरातल और आकाश से मुक्त जीना क्या है?